Next question is question number 13. Show that the relation R defined in the set A of all polygons as R is equal to, दो polygons के बीच में relation यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो polygons क्या होते हैं, सबसे जो starting होती है polygon की वो triangle से होती है। सबसे छोटा पॉलीगन आपका ट्राइंगल, छोटा इन द सेंस कि सबसे कम साइड वाला, फिर 4 साइड वाला, लाइक 5 साइड वाले को पेंटागन कहते हो। इस तरह सारे पॉलीगन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो सेट ए है वो क्या है, सेट ऑफ पॉलीगन्स है। और सेट ए और सेट बी में सेट ए के जो पॉलीगन्स हो गए वो हो गया P1, और ए टू ए जो राइट वाला सेट होगा उसके पॉलीगन्स हो गए आपके P2। इनके बीच में रिलेशन जो गिवन है वो क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, दोनों की साइड सेम है। तो बताओ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऑब्वियसली होगा। देखो अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, सेम पॉलीगन P1 तो दूसरी साइड भी P1, तो सेम पॉलीगन के बीच में तो साइड नंबर ऑफ साइड सेम होंगी होंगी ना। अब अगर आप कहते हो P1 P2 से रिलेटेड है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन P1 P2 के बीच में रिलेशन क्या है कि दोनों की नंबर ऑफ साइड सेम है, तो P2 और P1 के बीच में भी तो सेम रिलेशन होगा, नंबर ऑफ साइड विल बी सेम। और अगर आप कहते हो P1 P2 से रिलेटेड है और P2 जो है वो P3 से रिलेटेड है, तो जितनी साइड P1 में होंगी उतनी P2 में होगी, और उतनी साइड आपकी P3 में होगी। तो कहना चाहिए दैट P1 और P3 भी रिलेटेड होंगे, बोथ विल आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो कैसे करोगे। ए सेट जो है आपका वो क्या है, ऑल पॉलीगन्स, सेट ए कंटेनिंग ऑल पॉलीगन्स, और यहाँ पर जो मैपिंग है वो ए टू ए होगी। तो रिलेशन क्या है ए टू ए में कि P1 पॉलीगन्स ऑफ लेफ्ट साइड सेट है, P2 पॉलीगन्स ऑफ राइट साइड सेट है, और इनके बीच में रिलेशन क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो रिफ्लेक्सिव में तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, ए टू ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ साइड, भाई ए और ए दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, विच इज ट्रू। तो हर एलिमेंट जो होगा वो एक दूसरे से रिलेटेड, वो अपने आप से रिलेटेड होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट वन आता है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा भाई, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है और ए बी के बीच में रिलेशन क्या है कि ए और बी की सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो सेम चीज आप बी ए के लिए भी कह सकते हो, ए बी और बी ए तो सेम चीज हो गई यहाँ पर, बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ साइड विच इज ट्रू। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को तो बी ए भी बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक है आपका। देन ट्रांजिटिव, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आपका, दैट इज ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ साइड से इक्वेशन नंबर 1। देन अगर बी सी बिलोंग कर रहा है, भाई ये दोनों तो गिवन कंडीशन है, ये तो गिवन है आपकी, तो बी सी बिलोंग करेगा तो बी और सी हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखो जितनी साइड ए की है उतनी बी की है, और जितनी बी की है उतनी सी की है, तो कहने से दैट ए एंड सी विल आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो फ्रॉम 1 एंड 2 A and C have same number of sides. AC belongs to R, that is it is transitive. Hence it is an equivalence relation. तो ये आपका क्या है कि equivalence relation है। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, what is the set of all elements in A related to the right angle triangle with side 3, 4 and 5। सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी साइड 3, 4, 5 है उससे किस तरह से रिलेटेड होंगे, ये आपसे पूछा गया। तो देखो बेसिकली आपको क्या कहा जा रहा है, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, इक्विवेलेंस क्लास किसकी, पी की, बिकॉज यहाँ पे ट्राइंगल की बात हो रही है। भाई आपका जो सेट है वो उसमें सारे सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है, मैंने कहा पॉलीगन में ट्राइंगल भी आता है, पेंटागन भी आता है, ऑक्टागन भी आता है, पर यहाँ पर बात किसकी की है, ट्राइंगल की। जो ट्राइंगल वाला पॉलीगन है वो किस तरह से रिलेटेड है। तो मैंने क्या कहा था, जब किसी भी एलिमेंट की क्लास निकालनी हो इक्विवेलेंस क्लास, तो जो गिवन डेफिनेशन है उसमें आउट ऑफ द 2 एलिमेंट किसी एक को रिप्लेस कर दो। यहाँ पर जो डेफिनेशन है वहां पे P1 और P2 है, तो P1 की जगह आपने T लिख दिया। इज इट क्लियर? जैसे 1 वाला हमने केस किया था,
तो जैसे आपने P1 को T से रिप्लेस किया तो ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सच दैट P and P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। ए जो हो गया आपका सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स का, उस पॉलीगन से किस पॉलीगन को रिलेट करना है आपको, ट्राइंगल वाले पॉलीगन को। ट्राइंगल में भी 3 साइड्स होती हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स की बात हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये 3 है तो ये साइड भी 3 होगी। सेम नंबर ऑफ साइड्स का मतलब ये हो गया कि जो जितनी साइड है इस ट्राइंगल की है उतनी इसमें होगी, और ट्राइंगल में तो आपको पता 3 साइड्स ही होती है। तो किस तरह से रिलेटेड होंगे ये आपने दिखा दिया। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल होंगे वो सारे इससे रिलेटेड होंगे। इस डेफिनेशन के हिसाब से हर ट्राइंगल इस ट्राइंगल से रिलेटेड होगा, बिकॉज हर ट्राइंगल की जो नंबर ऑफ साइड्स है वो 3 हो गया। समझ में आ गया। तो इस इक्विवेलेंस क्लास में हर ट्राइंगल आएगा, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। भैया एक बार इक्विवेलेंस क्लास का दोबारा से बताना, थोड़ा सा वो समझ इक्विवेलेंस नहीं आया क्लास का मुझे। मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो गिवन रिलेशन है उस पैरामीटर में किस तरह से रिलेटेड होगा। तो आपको यहाँ पे जो एलिमेंट गिवन है वो है सेट ऑफ ट्राइंगल, आपको एक राइट ट्राइंगल गिवन है और आपसे पूछा गया है कि जो आपका सेट ए है उसमें जो पॉलीगन ट्राइंगल है वो इस राइट ट्राइंगल की जिसकी साइड 3, 4, 5 गिवन है किस तरह से रिलेटेड होगा। तो आपने इसको डेफिनेशन में किसी भी एक पॉइंट से रिप्लेस कर दिया, या तो आप P1 से रिप्लेस करो या P2 से। तो आपने P1 से रिप्लेस किया, अब P1 जो हो गया आपका T, तो आपने कहा T एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। सेम नंबर ऑफ साइड का मतलब जितनी साइड है इसकी उतनी साइड है इसकी होगी। तो हर ट्राइंगल की साइड 3 होती है, तो सारे के सारे ट्राइंगल जो है इसके अंदर आएंगे। इज इट क्लियर नाउ? ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। Let L be the set of all lines in the xy plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2। देखो let L be the set of all lines in xy plane, xy plane में set of all lines जो है आपका वो एक L है, यानी कि यहाँ पे मैपिंग जो हो रही है L to L हो रही है। L का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स। और जो लेफ्ट वाला सेट है उसके एलिमेंट्स हो गए L1, उसकी लाइन्स हो गई L1। जो राइट वाला सेट होगा उसकी लाइन्स हो गई L2। और L1 और L2 के बीच में रिलेशन क्या है कि लेफ्ट वाले सेट की जो लाइन L1 है वो राइट वाले सेट L2 के लाइन्स के पैरेलल होगी। समझ में आ गया। लेफ्ट वाले सेट में जो भी लाइन्स है और राइट वाले सेट में जो भी लाइन्स है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। आपको शो कर रहा है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन दिस, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। पहले इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं। भाई एल आपका क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स। रिलेशन जो है एल टू एल है, और रिलेशन किस तरह से है कि इस सेट की जो लाइन है L1 और इस सेट की जो लाइन L2 है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, राइट, दैट इज ओनली वन कॉमन पॉइंट। बट यहाँ पर जो है ए और ए मीन्स एक लाइन को अगर आप उसके साथ ही कंपेयर करोगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट होंगे। यहाँ पर क्या होंगे आपके इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट होंगे। बट एक चीज क्लियर कर देता हूँ, एक पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए। डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट। एक पॉइंट मीन्स कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई एक सिंगल पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इनफाइनाइट है। मेरा कहने का मतलब है अगर एक लाइन अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, अगर आप दो लाइन को कोइंसाइड करते हो तो ये भी एक दूसरे के पैरेलल होती है, बिकॉज एक सिंगल पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स की बात हो रही है, इसलिए मैं डेफिनेशन से रिलेट करके दिखा रहा हूँ। एग्जाम में तो आप इस तरह से लिखोगे ए इज पैरेलल टू ए विच इज ट्रू। एक लाइन जो होती है वो अपने आप के पैरेलल होती है, दैट इज रिफ्लेक्सिव। और अगर आप इस तरह से देखना चाहो तो दो लाइन जब पैरेलल होती हैं, आपने 11th क्लास में स्टडी किया है, तो उनका स्लोप इक्वल होता है, राइट। एक लाइन है जो ए, उसका जो स्लोप होगा और लाइन है उसका स्लोप, भाई एक लाइन का जो स्लोप होगा वो एक अपने इक्वल ही होगा ना। एक लाइन का जो स्लोप होगा वो उसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। आपने कहा एक लाइन ए है, फिर आपने कहा एक लाइन ए है, दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होगा, मैंने कहा भाई सेम ही होगा, ये है तो वही लाइन। तो अगर वैसे भी चेक करना चाहो तो वैसे भी आप क्या सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ।
अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए इज पैरेलल टू बी, ए किसके पैरेलल होगा, बी के पैरेलल होगा। तो सेम चीज मैं बी ए के लिए भी तो कह सकता हूँ। अगर आप कह रहे हो एक लाइन ए है जो बी के पैरेलल है, फिर अगर मैं कहूँ एक लाइन बी है वो ए के पैरेलल है, बात तो सेम है। बी इज पैरेलल टू ए विच इज ट्रू, तो ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए इज पैरेलल टू बी, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी इज पैरेलल टू सी। तो अगर ए बी के पैरेलल है और बी सी के पैरेलल है, मींस बी इज पैरेलल टू ए, सॉरी ए इज पैरेलल टू बी एंड सी इज पैरेलल टू बी। ये आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो टू लाइंस आर पैरेलल टू अ सिंगल लाइन, देन दे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। और if two lines are parallel to the same line, then they are also parallel to each other. So from 1 and 2 we can say that A and C are also parallel to each other. A and C are also parallel to each other. That is A is parallel to C, it means AC belongs to R. It is transitive, hence it is an equivalence relation. तो first part तो आपका proof हो। Part 2, find the set of all lines related to the line. आपको वो सभी लाइंस बतानी है जो इस लाइन की इक्वेशन से रिलेटेड होगी, यानी कि जो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। तो मान लो जो थर्ड लाइन है उसको आपने L3 ले लिया। क्या ले लिया, L3। अगेन जैसे आपके प्रीवियस क्वेश्चन था और उससे पहले भी आपने क्वेश्चन किया था, L3 से कौन कौन सी लाइन रिलेटेड होगी मुझे ये फाइंड करना है। तो जो आपकी डेफिनेशन थी उसका क्या है, L1 और L2। आपको L3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी, किसी एक को रिप्लेस कर दो। मैंने L1 की जगह L3 लिखा, राइट, समझ में आ गया। जिसकी भी इक्विवेलेंस क्लास निकालना उसको डेफिनेशन में किसी एक पॉइंट से रिप्लेस कर दो। तो डेफिनेशन क्या हो गई, L3 L2 सच दैट L3 इज पैरेलल टू L2। तो इसका मतलब, और क्वेश्चन में यही है ना कि हर लाइन जो है लेफ्ट वाली और राइट वाली सेट के लाइन के पैरेलल है। तो जितनी भी लाइंस है सभी की सभी जो है वो इसके पैरेलल होंगी। दैट इज सेट ऑफ ऑल लाइंस हैविंग इक्वेशन, जिस भी लाइंस की इक्वेशन इससे मैच करेगी y इक्वल टू 2x प्लस बी, वो सारी की सारी जो है वो इसके क्या होंगी, वो इससे रिलेटेड होगी, वो इसके इक्विवेलेंस क्लास का पार्ट होगी। तो ये आपको पता है ना, y इक्वल टू mx प्लस बी होता है। y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस बी। आपने इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें m क्या होता है, स्लोप होता है, राइट। और अगर दो लाइंस पैरेलल होगी तो स्लोप इक्वल होना चाहिए। m की जगह 2 है क्वेश्चन में, तो जो भी लाइन इसको सेटिस्फाई करेगी उसकी इक्वेशन ये होनी, बी चाहे कुछ भी हो, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्लोप सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। तो जो भी लाइन इस इक्वेशन की होगी वो सभी इसकी इक्विवेलेंस क्लास का पार्ट होगी। इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। लेट R बी द रिलेशन इन सेट 1 2 3 4। एक सेट में जो जिस सेट का आपने रिलेशन बनाया है वो इस सेट से बनाया है। तो क्या रिलेशन है, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। Choose the correct answer. Yes, you tell. What do you think? Take your time and tell me which one is the correct option in your opinion. Take your time. Just type the right option in chat box. Zoom करूं थोड़ा, ये लो। देखो पहले तो देखो 1 के साथ 1 दिखाई दे रहा है, यस है। 2 के साथ 2 भी है, 3 के साथ 3 भी है, और 4 के साथ 4 भी है। तो रिफ्लेक्सिव तो है।
आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आउट ए और बी में से कोई एक ऑप्शन होगा। नॉट रिफ्लेक्सिव वाला तो ऑप्शन खत्म। डी भी हो सकता है, इक्विवेलेंस रिलेशन की बात हो रही है। चलो अब आगे देखते हैं। सिमेट्रिक नहीं आ 1 2 रहा है भैया आपका इसमें। और 2 1 दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, बस बात खत्म हो गई, ये आपका ऑप्शन है। ट्रांजिटिव के लिए आप चेक कर सकते हो। देखो आपका 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 भी है। 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 भी है। 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 भी है। तो ट्रांजिटिव तो ये है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, बी इज द राइट ऑप्शन। सिक्सटीन, let R be the relation in set n given by R। सेट n का मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और रिलेशन क्या है? दोनों सेट के बीच में ए बी सच दैट a is equal to b minus 2 where b is greater than 6। चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं है, आप इसी वैल्यू को पुट करके देखो। यहाँ b की वैल्यू 4 है, अगर मैं यहाँ 4 रखूंगा तो 4 माइनस 2 क्या आएगा? 2। ये तो ठीक आ रहा है। यहाँ b की जगह 8 रखो, 8 माइनस 2 कितना आएगा? 6। यहाँ पर 3 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। फिर 8 रखो, 8 माइनस 2 6। अगर मैं b की जगह रखता हूँ तो 8 माइनस 2। अब देखो 8 माइनस 2 6, ये हो गया आपका। अब लास्ट में देखता है फाइनल क्या है। 7 रखूंगा तो 7 माइनस 2 5, ये नहीं हो सकता। अब उसने कहा कि b की जो वैल्यू है 6 से बड़ी होनी चाहिए। ये तो 6 से बड़ा है, क्या ये 6 से बड़ा है? नो। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका? सी। समझ में आया कैसे सर्च किया? ओके, तो ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट जो है इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है, दैट इज रिलेशन। अब तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम शुरू करेंगे, वो क्या है आपका? मोशन, दैट इज मोशन। फंक्शन अब हमें स्टार्ट करना, रिलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब ये आपका काफी हद तक जो फंक्शन का जो कंसेप्ट है आपका, वो आप ये समझो जो आपने 11th क्लास में स्टडी किया था, वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है।